तो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका लेक्चर नंबर 9 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली देखो, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा था और ओवरव्यू पूरा देख लिया था कि आखिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है बेसिकली उसको कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो सबसे स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जो बेसिकली हमारा पार्ट है फंडामेंटल राइट का, वह है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, जिसके अंदर बात की गई है कि आपको कौन से इक्वालिटी से रिलेटेड राइट्स है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो उसी को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा, उसको देखेंगे। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि जो राइट टू इक्वालिटी है इसके अंदर टोटली देखोगे तो 5 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल्स जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी राइट्स क्या है तो ओवरव्यू अभी आपको बता देता हूँ, और अभी वापस से अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग बेसिकली इसको अभी एक एक करके डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 14 बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको ये दिख रही है जस्टिस लेडी, बेसिकली इसको बोला जाता है, ये जो मैडम है, तो ये जो जस्टिस लेडी है, ये देखो आप इसके अंदर क्या देखते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो बेसिकली लेडी है, औरत जो है, इसने क्या किया कि आंख में इसकी पट्टी लगी हुई है और हाथ में तराजू है। ठीक है, और दूसरे हाथ में तलवार है। बेसिकली कि अगर देखो कानून बेसिकली एक टाइप से ये कह सकते हो कि ये बेसिकली ये जो फोटो है ये क्या दिखाना चाहता है कि देखो कानून की नज़रों में कोई भी आदमी जो है वो बड़ा छोटा नहीं होता, किसी का भी ज़्यादा वैल्यू, किसी का भी वैल्यू कम नहीं होता है। ठीक है, जो भी गलती करेगा बेसिकली कानून जो होगा उसको सजा दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी यही कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बिफोर का मतलब देखो क्या होता है, बिफोर मतलब पहले ना, मतलब जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी बोलते हैं ना किसी चीज के बिफोर, यानी किसी चीज से पहले, यानी इक्वालिटी से पहले क्या है, लॉ है। यानी क्या कि लॉ के सामने फिर क्या हो गया, यानी इक्वालिटी से पीछे देखोगे, इक्वालिटी के पीछे कौन है, तो लॉ है, तो लॉ के सामने क्या हो, यानी आपके, अगर मैं बोलूँगी आपके बिफोर, यानी आपके बिफोर में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो आपके पीछे मतलब मैं खड़ा हूँ, तो मेरे सामने कौन खड़ा है, तो आप खड़े हो। ठीक है, तो वैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ के सामने जो है वो इक्वालिटी है, मतलब क्या कि कानून के समीप सब समान है, सब इक्वल है। ठीक है, तो यही बेसिकली आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब समान है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कानून सबको एक तरीके से ट्रीट करेगा, सबको एक ही सजा देगा। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 14 मतलब भेदभाव नहीं करने के ऊपर है। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें भी और भी चीज़ें हैं, तो वो आपको मैं अभी आके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर बताई गई है वो है बेसिकली हमारा कि बेसिकली देखोगे तो नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 15 जो है सोशल इक्वालिटी एंड एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। मतलब क्या कि देखो आर्टिकल 15 मेनली ये है कि आप समाज में किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे स्कूल है तो किसी को स्कूल में जाने से रोक रहे हो कि कोई छोटी जात का है, तो आप इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। बेसिकली ये आपका आर्टिकल 15 जो है आपको यही कहता है कि मतलब कोई भी आदमी जो है वो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, भैया तू छोटी जात का है या फिर तू लड़की है या फिर किसी भी प्रकार का, चाहे तू अलग धर्म का आदमी है, तो हिंदू है, मुस्लिम है, छोटी जात का है, बड़ी जात का है, काला है, गोरा है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ में भी। ठीक है, तो हर एक आदमी को हर एक जगह जाने का हक रहेगा। अब जैसे मान लो आपको कोई रोक रहा है तो भैया तुम मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि तू छोटी जात का है, तो आर्टिकल 15 आपको ये हक देता है कि आपके पास भी वो राइट है कि आपके साथ ऐसी इनइक्वालिटी ना हो। ठीक है, और अगर आपके साथ होता है तो आप जा सकते हो आर्टिकल 35 के तहत कि आप जा सकते हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर केस कर सकते हो, भैया ये देखो ये मंदिर का पंडित मेरे को मंदिर में घुसने नहीं दे रहा था। ठीक है, मेरा आर्टिकल 15 मेरे से छीन रहा था कि मेरे को आज़ादी है इक्वालिटी का, तो इक्वालिटी नहीं कर रहा था मेरे साथ में। ठीक है, तो आर्टिकल 15 बेसिकली इक्वालिटी के ऊपर है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का जाति वाति किसी भी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी क्या जो सरकारी नौकरी होती है ना, तो उसके अंदर भी इक्वालिटी रहेगी, यानी कि वहाँ पर भी अगर मान लो आप छोटी जात के हो चाहे बड़ी जात के हो, सबको मौका मिलेगा, सब चाहे तो आ सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ बड़ी जात वाले ही काम कर सकते हैं, यहाँ पर सबको चांस मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है आर्टिकल 16 में कि बेसिकली हम ये कर सकते हैं थोड़ा बहुत रिजर्वेशन
रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, क्योंकि भेदभाव करने के वजह से होगा क्या कि वो सामने वाले का घाटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करें एक पॉजिटिव चीज के लिए, यानी कि आप जैसे मान लो आपने देखा होगा कॉलेजेस जो सरकारी कॉलेज होते हैं या फिर सरकारी नौकरियां होती है, तो वहां पर छोटी जाट वालों को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, या फिर लड़कियों को रिजर्वेशन या फिर अपाहिज लोग को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। उनको क्यों मिलता है? क्योंकि समाज के अंदर देखोगे तो उनका जो दर्जा रहता है काफी कम रहता है। मान लो कोई अपाहिज है तो अगर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, मान लो अपाहिज है, एक तो इतना मेहनत करके उतने पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, हो सकता है उसको कम मार्क्स आ गया क्योंकि वो अपाहिज, उसको ट्यूशन में कोई लेता नहीं होगा, तो उसको सारी पढ़ाई खुद से करनी होती होगी, ठीक है। अब कैसे भी मान लो उसने एग्जाम कर लिया, पास कर लिया, तो गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि हम उसको रिजर्वेशन देकर काम दे दे, ताकि वो बेसिकली उसका जो मतलब समाज में एकदम नीचे दौजा, मतलब एक रहता है ना वर्दीनेस, डिग्निटी बहुत नीचे हो चुकी है, तो उसको भी ऊपर लाया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि मतलब क्या कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी के अंदर मतलब सबको इक्वालिटी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि रिजर्वेशन दी जा सकती है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, अच्छी चीज के लिए। जैसे अगर मान लो कि मैं कहूँ कि छोटी जात को यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सीट देंगे, ठीक है, अगर आपको कम मार्क्स भी आता है तभी हम आपको एडमिशन ले लेंगे, तो एक छोटी जात के लिए तो एक तरफ से देखोगे तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है। वो लोग तो बोलेंगे अच्छी बात है, हम लोग छोटी जात के, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, वरना हमको भी मान लो 50% आया और एडमिशन ही नहीं होता फिर तो, ठीक है। तो एक टाइप से देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 वही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर है, मतलब पहले होता था कि लोग छुआछूत क्या करते थे भाई, कि अगर मान लो कोई छोटी जात का है तो उसको कुएं से पानी निकालने नहीं दिया जाता था। बोलते थे मतलब पानी पीना है तो कोई दूसरा आदमी रहेगा तो वो निकाल कर देगा, लेकिन उसको छूने नहीं देगा कुआं, कि कुआं अगर छू देगा तो कुआं पवित्र हो जाएगा। तो उसका भी बेसिकली अब अबोलिशन हो गया। अबोलिशन का मतलब होता है अब बैन हो गया, एक टाइप से बोल सकते हो। कि आर्टिकल 17 कहता है कि अब कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब अब अनटचेबिलिटी कोई ऐसा नहीं बोल सकता भाई तू छोटी जात का भागीदार से तेरे को छूने नहीं देगा, कुआं मत छूना तू मेरे, मतलब इस तरह से अब कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को भी बेसिकली अबोलिश कर दिया गया आर्टिकल 17, क्योंकि ये भी समाज के अंदर इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आर्टिकल 18 क्या कहता है। बेसिकली देखोगे तो हमारा जो आर्टिकल 18 है वो ऑबोलिशन ऑफ टाइटल के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे होता था जो राजा महाराजा लोग रहते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े राजा लोग रहते थे, और ये खास करके अंग्रेज लोग के टाइम पे था, आपको दिखेगा कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा रहते थे उनके नाम के आगे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि राज बहादुर, खान बहादुर, ऐसे नाम आपने सुना होगा ना। कोई मुस्लिम रहता था खान बहादुर, और आगे कोई नाम जो भी नाम है वो रहता था, खान बहादुर मोहम्मद, जो भी नाम रहेगा, मतलब इस तरह से नाम रहता था, ठीक है। राय बहादुर, ऐसे राजा लोग का जो बड़े बड़े लोग रहते थे ओहदे पे लोग, उनका इस तरह से नाम रखा जाता था ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े मतलब पावरफुल आदमी है, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी अब अबोलिश कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा भी कोई नहीं कर सकता कि अपने नाम के आगे इस तरह की चीज़ों को, टाइटल को इस्तेमाल कर सकता है कि राज बहादुर जो भी नाम है आपका, वो जैसे राज बहादुर जो भी, जैसे शुभम, जो भी नाम है आपका वो नहीं रख सकते आप, ठीक है। इस तरह का आप टाइटल्स भी नहीं रखते, आप सरनेम रख सकते हो अपना जो भी है, लेकिन आप इस तरह से ये जो बड़े बड़े टाइटल्स रहते हैं जो ये दिखाते हैं कि एक अपर कास्ट के आप हो, मतलब या फिर एक बहुत बड़े ओहदे के आदमी हो, वो आप नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे कि और भी इसमें चीज़ें हैं कि आप किसी भी प्रकार की जो उपाधियाँ होती है वो भी आप नहीं रख सकते टाइटल के रूप में। जैसे कि रहता है ना भारत रत्न, ठीक है, आपको मान लो भारत रत्न मिलता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भारत रत्न डॉक्टर, जैसा आपने कई बार स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, मतलब उनको लिखा रहता है, एक सम्मान देने के लिए लिखा रहता है। लेकिन देखोगे तो आर्टिकल 18 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप किसी के भी नाम के आगे उसका जो भी उसे उपाधियां मिली है, मतलब कोई भी मान अवार्ड मिला है तो वो उसके नाम के आगे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? क्योंकि ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर आदमी है, यानी मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा औहदा है एक समाज के अंदर, तो बाकी लोग उससे कम दिखाई देते हैं। एक टाइप से इक्वालिटी फिर नहीं दिखती है कि हाँ भाई इसको तो भारत रत्न मिला है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, ये राय बहादुर बहुत मतलब राजा महाराजा, और हम लोग फकीर लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी अबलिश कर दिया गया कि आप टाइटल भी आप नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का बड़ा बड़ा टाइटल, राय बहादुर, खार बहादुर, या फिर आपको पद्मश्री मिला है या फिर भारत रत्न मिला है, तो ये सारे मतलब जितने भी अवार्ड्स रहते हैं वो सारी चीज़ों का नाम नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन एजुकेशन या फिर जो रैंक रहती है वो रख सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे डॉक्टर हो गया तो ये बेसिकली एजुकेशन का, प्रोफेसर हो गया,
रहता है ना, या फिर रैंक देखोगे पुलिस लोग में रहता है एसपी खुराना, इस तरह आपने सुना होगा नाम, ठीक है, या फिर मेजर ध्यानचंद्र। तो बेसिकली ये जो रैंक्स होते हैं ये आप रख सकते हो, ये दिखाता है कि आप बेसिकली कौन से रैंक के आदमी हो, जो कि आपकी एजुकेशन या फिर आपकी मेहनत को दिखाता है। बट ये जो अवार्ड्स हो गए ये सारी चीज़ों आप नहीं रख सकते, ठीक है, एज अ टाइटल कि नाम के आगे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप लोगों को बता सको भैया हमको भारत रत्न मिला है, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ वन टाइटल के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली टोटल हमारे राइट टू इक्वालिटी के हैं। अब इसको सेपरेटली एक एक करके और ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में आप खाली ऊपर ऊपर से नहीं लिख सकते हो, भर भर के लिखना रहता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अब ये पढ़ते हैं जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो सबसे पहला हमारा है आर्टिकल 14 जो है राइट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। अब देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर 2 क्लॉसेस है, 2 मेन बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप से एक नेगेटिव अप्रोच और एक पॉजिटिव अप्रोच बताया गया है। मतलब क्या कि आप किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ इक्वल रहना है। देखो अब बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या है कि अंडर आर्टिकल 14 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द country, that it means that the state cannot discriminate against any individual on the basis of caste, creed, color, sex, religion और place of birth। मतलब क्या है देखो यहाँ पर कि बेसिकली पॉइंट कहता है पूरा ये कि देखो आर्टिकल 14 बेसिकली हमें ये इंश्योर करता है, एक टाइप से कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 14 की मदद से ये हमें गारंटी देता है कि जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भी मतलब सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको इक्वालिटी बिफोर द लॉ की जाएगी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब कुछ समान रहेगा, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप छोटी जात के हो, बड़ी जात के हो, काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप किधर पैदा हुए हो, कौन सी जगह पे पैदा हुए हो, चाहे आप किसी छोटे से गांव के हो या फिर बहुत बड़े शहर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके साथ एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मान लो सामने जो है वो मुकेश अंबानी का बेटा है, ठीक है, और आप एक फकीर के बेटे हो, ठीक है, कोई भी मतलब एक फकीर आदमी, कोई भी छोटा मोटा आदमी है, पोस्टमैन का बेटा है, तो ऐसे टाइम पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया ये मुकेश अंबानी का बेटा है, इसकी बात सुनेंगे, इसकी दलीलें सुनेंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके कानून के सामने सब कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो कुछ देख ही नहीं रहा कौन अमीर कौन गरीब, कौन छोटी जात कौन बड़ी जात, वो ये देख रहा है कि भैया दोनों 2 लोग हैं, 2 एक एज अ पर्सन देख रहा है और दोनों को न्याय देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 14 आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आर्टिकल 14 आपको ये गारंटी देता है कि आपको किसी भी प्रकार की भेदभाव से किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली इक्वल ही देखा जाएगा, कानून आपको इक्वली मानेगा सबको, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ कंसेप्ट दैट इवॉल्व अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। बेसिकली ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये देखोगे तो ये जो इंग्लैंड है, जैसे आप देख लो इंग्लैंड के अंदर जो रानी है, इंग्लैंड मतलब बेसिकली जो हमारा लंदन है जहाँ पे यूके, ठीक है, तो जो हमारा इंग्लैंड है वहाँ पर जो है, वहाँ पर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर अगर रानी जो है वहाँ की, अब तो रानी मर चुकी है, अब राजा है बेसिकली, तो जो राजा है अभी के टाइम पे, जो अगर मान लो वो किसी को मार देता है, ठीक है, मान लो उसने किसी का मर्डर कर दिया, बंदूक से उड़ा दिया ढुशुम करके, ठीक है, तो और मान लो उसी यूके का ही कोई, मान लो कोई छोटा सा, मान लो कोई पोस्टमैन या फिर कोई भी गरीब आदमी है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो बेसिकली कानून जो रहेगा दोनों को इक्वली सजा देगा, ठीक है, चाहे वो राजा हो देश का, चाहे वो देश का सबसे बड़ा गरीब आदमी क्यों ना हो, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ यही कहता है कि भैया हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये कहाँ से आया है, तो ये बेसिकली इंग्लिश का जो लॉ, बेसिकली जो कह सकते हो इंग्लैंड का जो लॉ है वहां से आया था, वहां पर बेसिकली इसको माना जाता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ का, ठीक है। अब बेसिकली देखोगे तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये तो लाया तो गया था इंग्लैंड से, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिखी, अमेरिकन जो थे, बेसिकली अमेरिका में देखा गया कि अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि देखो भैया ये जो बात है कि हमको सबको इक्वल मानना चाहिए, गलत है, हमको सबको इक्वल नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब कोई छोटा सा बच्चा है, मान लो उसने किसी को गोली मार दिया, और कोई 20 साल का बच्चा, उसने कोई किसी को कोई मान लो क्राइम कर दिया, उसने किसी को गोली मार दिया, तो क्या बताओ दोनों को सेम सजा देना जरूरी है? हो सकता है बच्चे से गलती हुई है, उसको उतना समझ नहीं है, उसको बाल मतलब थोड़ा समझाने समझाने की जरूरत है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको भी भैया फांसी की सजा दे दो, इसको भी फांसी की सजा दे दो। आपने नहीं सुना होगा आज तक कि अगर मान लो किसी बच्चे ने मर्डर कर दिया गलती से ही चाहे कैसे भी, तो उसको फांसी की सजा हो गई, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे जैसे औरतों का ही होता है, औरत लोग में भी देखोगे तो एक ही दो फांसी, बहुत मुश्किल से फांसी होती है औरत लोग को, नहीं तो औरत लोगों को भी जल्दी फांसी नहीं होती है, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना कर दे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली अमेरिकन ने कहा, अमेरिका के जो लॉ है बना रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सबके साथ इक्वल पेश आए, हमें कुछ जगहों पे क्लासिफिकेशन के नाम पे थोड़ा बहुत भेदभाव करना चाहिए कि भैया आप जैसे लड़की है तो थोड़ा बहुत कम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और कोई मान लो छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर कम नियम। जैसे अब इंडिया में देखोगे तो अगर आप देखोगे
तो कोई बच्चा है मान लो और उसने कोई क्राइम किया, गलती कर दी, तो बच्चे को कहा, अगर मान लो बच्चा किसी का मर्डर कर देता है तो उसको बाल विकास के सेंटर में भेजा जाता है। वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है भैया आप गलती की हो, अगली बार क्राइम मत करना, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली फांसी की सजा थोड़ी दे देता। वहीं पे मान लो कोई 20-30 साल का बच्चा है और उसने मान लो किसी 20-30 साल का लड़का है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको उम्र कैद की भी सजा या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यही अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सोचा कि एक काम करते हैं हम लोग इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है कि कानून के सामने जो है वो सब के सब सेम है, ठीक है। कानून के सामने ऐसा कोई नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है, सबको सेम माना जाता है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाएंगे, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि कानून के सामने सब सेम नहीं है, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन के नाम पे थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि मतलब कोई मान लो लड़की है तो उसको कम सजा देंगे, लड़का रहेगा तो ज़्यादा जितना है उतना सजा देंगे, ठीक है। तो मतलब ये लाया गया था, ठीक है। तो बोथ द एक्सप्रेशन एम एट एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस फॉर ऑल पर्सन विद इन इंडिया, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ implies the absence of special privilege in favor of certain individual, whereas equality protection of law is more of a positive concept as it implies the right to equal protection under equal circumstances। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप देखते हो तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, इसको एक नेगेटिव अप्रोच माना गया है। मतलब क्या, जैसे कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा 10वीं में है और एक बच्चा मान लो अभी मतलब 4वीं-5वीं का बच्चा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है 2वीं का है और एक बच्चा है 10वीं का है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भैया दोनों को साथ हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, तो ऐसे टाइम पे तो मुझे ये सारी चीज़ें इक्वली करनी चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि खाने में, अब 2 साल के बच्चे को मान लो मैं आधा रोटी खाना दे रहा हूँ, तो जो 10वीं में बच्चा है, मतलब जो 2री में बच्चा उसको मान लो मैं आधा रोटी खाना दे रहा हूँ, तो जो 10वीं में बच्चा उसको भी मुझे आधा ही रोटी खाना देना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो 10वीं का बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, जो टेस्ट दे रहा है पेपर के अंदर, वही पेपर जो है मुझे दूसरे के बच्चे को भी देना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर मैं इक्वालिटी दिखाता हूँ कि दूसरे के बच्चे को मैं 10वीं का पेपर दिखा रहा हूँ, तो आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है, वो तो अभी छोटा बच्चा, उसको इतना भारी क्यों दे रहा है, उसके हिसाब से हमें देना चाहिए। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव अप्रोच माना जाता है, कंसेप्ट माना जाता है कि एक सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशन उसके हिसाब से एक्ट करता है, कि अब 2री का बच्चा है तो उस हिसाब से उसके ऊपर हम नियम कानून लगाएंगे, और अगर कोई 10वीं का बच्चा है तो उस हिसाब से नियम कानून लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कोई 10वीं का बच्चा है तो उसका ग्रेजुएशन का क्वेश्चन थोड़ी उससे पूछेंगे, तो हम उससे 10वीं के ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है। किसको माना जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है, और हमारा जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है इसको एक नेगेटिव अप्रोच माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो दोनों देखोगे तो इक्वालिटी के लिए ही है, ओके। लीगल इक्वालिटी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली irrespective of the circumstances involvement, if so that can lead to prevention of justice. The judiciary has taken appropriate note of this. The Supreme Court, in interpreting the scope of this article in चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेसिकली यहाँ पर एक केस बताया गया है कि मतलब चरणजीत लाल और यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, बेसिकली यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया जो है 1950 में बेसिकली एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली था क्या, तो ये नॉर्मली देखोगे तो हुआ क्या था कि कंपनी थी जो एक मतलब कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती थी, तो वो बेसिकली जब प्रोडक्ट अपना बनाती थी तो होता क्या था उस टाइम पर वो कंपनी के अंदर, तो उनकी जो मैनेजमेंट थी काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही थी। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को तुरंत निकाल दे रहे थे, किसी को भी ला रहे थे, मतलब मैनेजमेंट एकदम बेकार चल रही थी, और काफ़ी बड़ी कंपनी थी, काफ़ी एक असेंशियल कंपनी थी, एक मतलब कह सकते हो देश के लिए भी, ठीक है, उस टाइम पर 1950 में। तो बेसिकली किया क्या गया कि जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि उस कंपनी को कहा कि बेसिकली कह सकते हो उस कंपनी को जबरदस्ती उस कंपनी की मैनेजमेंट को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, कि भैया आपकी कंपनी मैनेज कर नहीं पा रही अपनी कंपनी को, तो अब हम करेंगे आपकी कंपनी को मैनेज, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो जबरदस्ती मैनेज करने के लिए उसके ऊपर कर लिया गया था, जिसके बाद देखोगे तो वो उन लोगों ने फिर कोर्ट पे केस कर दिया, भैया क्यों, या गवर्नमेंट हमारी कंपनी को क्यों मैनेज कर रही है, हम लोग अपने को कुछ कर ही नहीं पा रहे, शेयर होल्डर्स के पास पावर कम हो जा रही थी, वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, जो पूछना रहता था गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता था, मतलब एक टाइप से देखो जबरदस्ती हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए चरणजीत लाल जो थे बेसिकली उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये तो हमारा राइट छीन रहा है, इक्वालिटी, ये अगर देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ हमारी ही कंपनी के साथ ऐसा कर रही है कि सिर्फ हमारी कंपनी जो है उसका कंट्रोल उसकी मैनेजमेंट को ले रही है, बाकी कंपनी इसको क्यों नहीं ले रही है, ये तो इक्वालिटी नहीं हो रही है, ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, सिर्फ हमारी कंपनी के साथ हो रहा है। तो इसलिए फिर उन्होंने केस कर दिया। तो उस टाइम पर देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा बेसिकली कि देखो
बेसिकली देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि देखो कानून की नज़रों में आपकी जो कंपनी है उसको हम एज अ इंडिविजुअल नहीं मानते। देखो भेदभाव कब होता है, जब दो लोग हैं या फिर 4-5 लोग हैं और उनके बीच में अगर एक आदमी के साथ हम भेदभाव करते हैं तब बोलते हैं हाँ भाई वो भेदभाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देखोगे तो आपकी जो कंपनी है वो हम एक आदमी मानते ही नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल मानते ही नहीं, उसको हम एज ए ग्रुप मानते हैं, क्योंकि ग्रुप के उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो उसको एज ए हम एक ग्रुप मानते हैं और आपके ग्रुप की एक कैटेगरी क्योंकि अलग है, एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है वो, और क्योंकि उसके लिए हम स्पेशल एक कानून बना रहे, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, क्योंकि आपकी जैसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे मान लो अब कोई आप जैसे मान लो कि आपका एरिया है, अब आपके एरिया में मान लो कोई एक अमेरिकन आ जाता है, ठीक है, रहने के लिए। अब उस अमेरिकन जैसा वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अब मान लो क्यों कोई भी आएगा उसको देखेगा, उसको देख देख के हंसेगा, अरे भाई अमेरिकन है अमेरिकन है। तो आप मतलब देखो कोई भी देख देख के उसको चौंकेगा, नहीं देख अमेरिकन आया अमेरिकन आया। तो ऐसे टाइम पर वो अमेरिकन थोड़ी बोलेगा देखो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं लोग, बाकी लोग को देख देख के चौंक नहीं रहे, मेरे को ही खाली देख के चौंक रहे। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट बोल सकता है ना भाई तू सबसे अलग है इसलिए तेरे को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने भी कहा कि आपकी कंपनी जो है वो क्योंकि बाकी कंपनियों से अलग है, आप एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो, इसलिए ये एक टाइप से कह सकते हो ये इनइक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है, ये इनइक्वालिटी नहीं है। और ये बेसिकली एक इक्वालिटी टाइप में ही है कि उन्होंने बेसिकली यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी कि असली में बेसिकली लीगल इक्वालिटी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लीगल इक्वालिटी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। यानी क्या, ये देखो आप बोल रहे हो इक्वल प्रोटेक्शन, भैया सबको इक्वल देना चाहिए, हमको काय को भेदभाव कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखो इक्वल प्रोटेक्शन जो रहता है वो इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल सर्कमस्टेंसेस में ही मिलता है। मतलब क्या कि अगर मान लो दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों अगर मान लो दूसरी क्लास में है, तब आप बोलो कि हाँ भाई दोनों को एक जैसा पेपर दो, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा 10वीं में है और एक बच्चा दूसरी में है, और आप बोलते हो दोनों को एग्जाम एक जैसा क्यों नहीं ले रहे हो, 10वीं वाले को हार्ड ले रहे हो दूसरी वाले को आसान क्यों ले रहे हो, दोनों को एक जैसा पेपर लो। तो ये देखो ये थोड़ी इक्वालिटी है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इक्वालिटी हम तब दिखाते हैं जब इक्वल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी इक्वल सिचुएशन होती है। अब दो बच्चे अगर दोनों दूसरी में है तब हम बोल सकते हैं हाँ भाई एक को क्यों हार्ड दे रहे हो एक को क्यों आसान दे रहे हो, दोनों को तब इक्वल पेपर दो, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने पहली बात ये बोली कि इक्वल सर्कमस्टेंस यानी इक्वल सिचुएशन के अंदर जब रहेगी तभी हम इक्वालिटी दिखा सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब दो बच्चे अगर दोनों के दोनों ही दूसरी में या फिर दोनों के दोनों ही 10वीं में, तब हम एक जैसा दोनों को पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा 10वीं में एक बच्चा दूसरी में है तो थोड़ी दोनों को एक जैसा पेपर देंगे, दोनों को फिर उनके लेवल के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज पहली चीज बोली इन्होंने। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा द स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। यानी क्या कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन के नाम पे बेसिकली नियम कानून बना सकती है। जैसे कि छोटी मतलब जैसे मान लो कोई औरत है तो औरत के लिए एक अलग कानून रहेगा। जैसे आप देखोगे तो औरत लोग को रात के 6 मतलब शाम के 6 बजे के बाद नहीं पकड़ा जाता है, जेल में नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो आप बोलो क्यों हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, लड़का समान होता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए कि लड़की लोग को थोड़ा हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए समाज के अंदर, इसलिए उनके लिए अलग कानून बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकता है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो तो जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको ज़्यादातर अहमियत दी गई है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप देखते हो तो वहां पर ज्यादातर जो हिस्सा है मतलब 80% जो है हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ही मानते हैं, और सिर्फ 20% ही जो है वो हम लोग बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है प्री अजम्पशन ऑफ रीजनेबल इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। यानी क्या कि प्री अजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। यानी क्या कि अगर मान लो आप केस करने गए, ठीक है। जैसे मान लो कोई 10वीं का बच्चा है, 10वीं के बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चे को मान लो आपने हार्ड पेपर दे दिया, मान लो टीचर जो था मान लो एक उसका खुद का बच्चा था और एक कोई और था, तो दोनों को एग्जाम जब चल रहा था तो टीचर ने मान लो अपने बच्चे को आसान पेपर दे दिया और दूसरे बच्चे को हार्ड पेपर दे दिया। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो दूसरा बच्चा जाता है केस करने के लिए, देखो ये मैडम मेरे साथ भेदभाव कर रही है, तो उस टाइम पर अगर वो मैडम अपना एक रीजनेबल नहीं बता सकती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या ये दोनों अलग अलग क्लास के थे या फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये भेदभाव किया था, तो अगर ऐसा वो बता पाती है तब तो ठीक है, तब तो बेसिकली उसको एक अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाएगा, इक्वालिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भैया हमारा बच्चा था इसलिए हमने अपने बच्चे को आसान दे दिया पेपर, तो उस टाइम पर बेसिकली ये माना जाएगा कि ये गलत हुआ फिर उसके साथ में, ठीक है। तब बोलेंगे हाँ भाई ये इनइक्वालिटी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि द बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑन दोज हु चैलेंज द लेजिस्लेशन, ठीक है।
और बेसिकली देखो यहाँ पर जो भी आपको प्रूफ लाने रहते हैं कि भैया मेरे पास एविडेंस जितने भी रहती है उसको लाने का जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो इसकी जिम्मेदारी उसी की रहेगी जो भी चैलेंज करा रहेगा। मतलब जिसको भी मान लो अब जैसे मेरे साथ इनइक्वालिटी हुई है तो मैं जा रहा हूँ केस करने के लिए, तो मुझे ही सारे प्रूफ भी लाने होंगे, ठीक है, दिखाने के लिए हाँ भाई देखो ये जैसे प्रूफ है, क्योंकि कानून अंधा है, कानून ऐसे बात आपकी बातों पे नहीं मानने वाला है, उसको सबूत चाहिए, ठीक है। तो आपको सबूत दिखाना होगा हाँ भाई आपके साथ सच में भेदभाव हुआ है, तब आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे 80% इसी को माना जाता है, हमारा इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि आर्टिकल 14 प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू द अबव सर्कमस्टेंसेस फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। हमारा जो आर्टिकल 14 है बेसिकली यही कहता है कि ये हमें मतलब प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी प्रकार के भेदभाव से। और अगर मान लो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कोई भी हमारे साथ भेदभाव करता है तो हम चाहे तो केस भी कर सकते हैं, हमारे पास बस प्रूफ लाने की जरूरत है। और अगर जैसे अभी पीछे की सिचुएशन थी, जैसे अभी वो चिरंजीत लाल और यूनियन का था, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता है तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उसको एक मतलब कह सकते हो एक अच्छा इक्वालिटी मानी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 14 यही कहता है, ठीक है। सो द राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो प्रिवेंट एरिबिटिक एक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव मतलब बेसिकली जो भी आपसे ऊपर पोस्ट में बैठे हुए, जैसे अब गवर्नमेंट हो गई, मान लो जैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है, तो बेसिकली क्यों देखो उनके पास पावर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। जो स्टेट्स होती है उनके पास क्यों देखो वास्ट पावर होती है, वास्ट पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावर रहती है जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज मतलब बॉडी बनाना नहीं, बेसिकली वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पावर को। और इस्तेमाल करते टाइम पे हो सकता है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करे। हो सकता है मान लो कि आपके साथ भेदभाव कर दे, मान लो कोई छोटी जात का है, कोई नेता है मान लो, तो छोटी जात के लिए वाले के लिए मान लो उसको बोल दिया कि भैया छोटी जात के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसी बड़ी जात के लिए कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपका ये जो राइट टू इक्वालिटी है आपको बचाता है इन सारे भेदभाव से और इन लोगों को भी रोकता है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। सो द राइट दिस राइट प्रिवेंट्स सच पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, कि डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाले मैनर में इस्तेमाल ना हो, तो उससे ये बचाता है हमें ये आर्टिकल, ठीक है। सो द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ एर्बिट्रेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 14 के अंदर बताई गई है कि आप किसी भी प्रकार का इक्वालिटी नहीं करोगे, ठीक है। तो बेसिकली इनइक्वालिटी नहीं करोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में मेन यही चीज़ है हमारा कि देखो कानून की नज़रों में सब सेम है, सब इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन कुछ जगहों पे कभी कभार होता है कि इक्वालिटी हमें नहीं दिखानी होती है, हमें सर्कमस्टेंसेस देख कर देखना होता है कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। तो उस टाइम पर हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं करते, उस टाइम पर हम करते इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी हम सिचुएशन को देख कर उस हिसाब से इक्वालिटी को दिखाते हैं, ये नहीं कि सबको एक जैसा कानून रख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है यहाँ पर आर्टिकल 14 अंदर बताई गई है। मे भी आपको ये समझ आ गया। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 15 क्या कहता है। बेसिकली देखो आर्टिकल 15 कहता है कि सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया। बेसिकली देखो ये इक्वालिटी के ऊपर है, समाज में भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, जैसे कि मतलब जाति धर्म, छोटी कास्ट वाले बड़ी कास्ट वाले ऐसे भेदभाव होता है ना, तो उस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा आपके साथ में, ये आपका हक है, ठीक है, कि आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 15 आपको ये राइट देता है, ठीक है। यहाँ पर ये सही चीज़ों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि आर्टिकल 15 जो है बेसिकली देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली है कि इसके अंदर देखोगे टोटल 4 क्लॉसेस है। 4 क्लॉसेस मतलब क्लॉसेस का मतलब होता है 4 बातें यहाँ पर बताई गई है इसके अंदर आर्टिकल 15 के अंदर, जो कि आपको सोशल इक्वालिटी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया इसके बारे में, कि मतलब क्या कि आपके पास सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, समाज के अंदर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही में आपको जो पब्लिक एरियाज होती है जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसी जो पब्लिक एरिया होती है जो प्राइवेट प्लेसेस नहीं है, तो वहां पर आपको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, यानी आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए वहां पर जाने के लिए। जैसे पहले टाइम पे होता था ना, छोटी जात वालों को मंदिर में घुसने नहीं देते थे, तो अब वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया, एक टाइप से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात बताई गई है, ओके। तो देखो यहाँ पर अभी एक एक करके जितने भी इसके क्लॉसेस है वो पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब क्या है कि देखो हमारा जो बेसिकली मतलब स्टेट मतलब कोई भी अथॉरिटी हुई, कोई भी गवर्नमेंट हो गई, कहाँ पर भी मतलब समाज के अंदर किसी भी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के ऊपर मतलब धर्म के ऊपर हो, चाहे वो रेस के ऊपर मतलब चाहे आपके कलर के ऊपर काले हो गोरे हो, छोटी जात की हो बड़ी जात की हो, सेक्स के ऊपर मतलब जेंडर के ऊपर हो, लड़का हो लड़की हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी जात के हो, कोई भी धर्म के, हिंदू हो मुस्लिम हो, आपको रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, मतलब आप कह सकते हो किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 आपका फर्स्ट क्लॉज कहता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया गया
समाज के अंदर, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, प्लेस के ऊपर हो, रेस के ऊपर, कास्ट के, सेक्स, किसी के ऊपर भी हो, ठीक है। उसके बाद देखो इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है। सेकंड क्लॉज कहता है कि एवरी पर्सनैलिटी हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज लाइक पब्लिक पार्क, मतलब जितने भी पब्लिक एरियाज होती है जैसे मंदिर हो गया, तो वहां पर बेसिकली आपको इक्वल एक्सेस रहेगा। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये तू छोटी जात का है, मंदिर में मत घुसना, ठीक है, आपको इस तरह से कोई नहीं बोल सकता। तो ये इसका सेकंड क्लॉज है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एरियाज के एक्सेस के लिए, ठीक है। तो इसकी ये दो बात हो गई, ठीक है, ये दो बात हो गई इसकी। उसके बाद देखो आर्टिकल 15 का जो थर्ड क्लॉज है वो क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज कहता है बेसिकली क्या, कि देखो जो स्टेट होते हैं, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट होती है, वो चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है औरतों और बच्चों के लिए। जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हो तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम होते हैं, तो उनका टिकट जो रहता है ट्रेन में वो आधा लगता है, ठीक है। और जो एकदम छोटे होते हैं, गोद में होते हैं, उनका तो टिकट ही नहीं लगता। तो आप बोलेगा भैया ये क्यों भेदभाव हो रहा है, ये भी इंडिया का ही, मतलब ये भी इंडिया का ही सिटीजन है, मैं भी इंडिया का ही सिटीजन हूँ, तो किस बात का भेदभाव भैया, ये भी मतलब हमारे देश का नागरिक है, मैं भी देश का नागरिक हूँ, इक्वालिटी होनी चाहिए, उसको भी फुल टिकट लो, मेरे से भी फुल टिकट लो, ठीक है। तो बेसिकली देखो वहां पर भेदभाव नहीं किया जाता, वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर बच्चों का आधा टिकट लेती है, ठीक है। या फिर अगर छोटा एकदम रहेगा, गोद लायक रहेगा, तो टिकट ही नहीं लेती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जाता है कि गवर्नमेंट जो रहती है वो चाहे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इतना बेसिकली कह सकते हो परमिशन देता है गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि वो चाहे तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर देखोगे जो हैवी ड्यूटी रहती है, ठीक है, या फिर अगर आप आर्मी में देखोगे, तो ज्यादातर जो फौजी रहती है जो लड़ाई करने जाते हैं, तो वहां पर औरतों को उतना नहीं डाला जाता है, क्योंकि आदमी लोग थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहते हैं। तो अब ये नहीं बोल सकते ना भैया औरत आदमी में क्यों भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे जहां पर बहुत मेहनत का काम रहता है, ज्यादा मतलब इस्तेमाल करना रहता है, बॉडी पावर, मेहनत वाला काम रहता है, तो वहां पर नहीं औरतों लोग को डाला जाता है। जैसे माइनिंग हो गया, या फिर और जो ज्यादा मतलब भारी भारी काम रहता है, तो वहां पर मतलब औरतों को नहीं डाला जाता है, वहां पर आदमी लोग सिर्फ काम करते हैं, कि आदमी लोग उतना मतलब ताकत है उन लोगों में, सह लेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये नहीं बोलोगे ना कि हाँ भाई ये भेदभाव क्यों हो रहा है औरत आदमी के अंदर, ये तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक टाइप से अच्छा डिस्क्रिमिनेशन उसे माना जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज ये कहता है कि आप चाहो तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो औरतों और बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे बच्चों का ट्रेन में होता है, हाफ टिकट ही लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। उसके बाद देखो इसका फोर्थ क्लॉज क्या कहता है। फोर्थ क्लॉज भी बेसिकली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से ही रिलेटेड है। ये कहता है कि देखो समाज के अंदर आप चाहो, मतलब स्टेट जो है वो चाहे तो कुछ एजुकेशनल या फिर सोशल सर्विसेज के लिए, मतलब मान लो कोई सामाजिक मान लो कोई छोटी जात का आदमी है जिसका मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा गरीब है, रहते हैं ना छोटी जात वाले बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है एजुकेशन या फिर और चीज़ों में भी, या फिर सरकारी नौकरी में, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन सीट्स होती है, ठीक है, जॉब्स में देखो, या फिर सरकारी स्कूल्स होते हैं, सरकारी कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा जो छोटी जात वाले होते या फिर कोई लड़की है, तो उन लोगों को बेसिकली कुछ स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि भैया ये लड़का जीबी में चला गया, ठीक है, रिजर्वेशन उसको मिल गई, छोटी जात का था। तो बेसिकली जो आर्टिकल 15 का जो फोर्थ क्लॉज है वो यही कहता है कि मतलब क्या कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो बेसिकली एक कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी कर सकती है उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लास के, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गरीब है समाज में, जैसे कि छोटे जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए या फिर शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, दलित हो गए, छोटी जात वाले हो गए, तो उन लोगों को बेसिकली ये मतलब स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे कि मतलब उनको हम रिजर्वेशन सीट्स देंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 का फोर्थ क्लॉज कहता है और इसी के अंदर रिजर्वेशन भी आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके 4 क्लॉज होगा कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, फर्स्ट क्लॉज कहता है। सेकंड क्लॉज कहता है कि आप किसी भी मंदिर या फिर कोई भी पब्लिक एरिया में उनको जाने से नहीं रोक सकते, उस टाइम पे भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड क्लॉज कहता है क्या कि थर्ड क्लॉज कहता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो बच्चों और औरतों के अंदर। और फोर्थ क्लॉज कहता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे कि छोटी जो कास्ट वाले होते हैं, ST SC वाले, तो उनके लिए आप उनको बढ़ाने के लिए, समाज में उनको भी ऊपर करने के लिए आप चाहो तो उनको एजुकेशनल या फिर सोशली जो भी हेल्प हो सके वो करने के लिए आप कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो, जैसे रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन सीट्स देना जॉब्स में या फिर सरकारी स्कूल्स में, तो वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके 4 क्लॉजेस। तो ये हमारा आर्टिकल 15 है जो कहती है समाज के अंदर किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो देखो बेसिकली अब हमारा आर्टिकल 16 क्या है उसको आप देख लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करता है। मतलब क्या कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी जो सरकारी नौकरी है वहां पर भी इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर भी समाज मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप काम ढूंढने गए और आपको ये बोल के भगा दिया गया भाई तू छोटी जात का भाग, या फिर तू मुस्लिम हिंदू है, धर्म के ऊपर मतलब धर्म जाति किसी भी चीज के ऊपर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में, मतलब सरकारी नौकरी में, ठीक है, कि अगर सरकारी नौकरी से आपको नहीं भगाया जा सकता इस चीज़ के ऊपर। तो वही आर्टिकल 16 के अंदर आपको ये हक दिया जा रहा है कि आपको ये हक है कि आपके साथ इस तरह का भेदभाव ना हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो देखो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर 5 क्लॉजेज यानी 5 बातें बोली गई है आर्टिकल 16 के अंदर। फर्स्ट जो इसका क्लॉज है, अगर देखोगे आर्टिकल 16 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है, ये बात करता है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में। मतलब क्या कि जो स्टेट रहेगा, जो भी मतलब अथॉरिटी है, जो भी मान लो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जैसे SBI होगी, तो कोई भी कंपनी जो रहेगी वो किसी के साथ भी, कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, कोई भी सिटीजन जो है हमारे देश का नागरिक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी काम के लिए, ठीक है। जैसे हर एक आदमी को फॉर्म फिलअप करने का अपॉर्चुनिटी देगी, सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जॉब के लिए, सब लोग टेस्ट दे सकते हैं, सबका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज कहता है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके। इसका सेकंड क्लॉज देखो क्या कहता है। सेकंड क्लॉज बेसिकली कहता है कि प्रोहिबिट द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट। मतलब क्या कि बेसिकली जो भी स्टेट यानी जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, जो भी अथॉरिटी है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब कोई भी जाति, धर्म, किसी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते जॉब देने के मामले में, ठीक है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का हक नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका देखो फर्स्ट क्लॉज कहता क्या है कि आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, और सेकंड क्लॉज कहता है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते जाति, धर्म, वो सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है। थर्ड क्लॉज देखो इसका कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो कहता हो, मतलब क्या कि जैसे मान लो आपने कोई छोटा सा गांव है, ठीक है, मान लो कोई छोटा सा गांव है, वहां पर उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, और वहां पर मान लो आपने एक छोटे से कंपनी खोल दिया, ठीक है, कोई भी कंपनी खोल दिया, तो ऐसे टाइम पर वो जो कंपनी है वो चाहे तो ऐसा कोई नियम बना सकती है कि हम लोग जो है वो सिर्फ इसी गांव के लोगों को ही काम देंगे, कोई बाजू वाला गांव का लोग रहेगा तो वो हमारी कंपनी में काम नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब बेसिकली हम सिर्फ अपनी कंपनी के ही, मतलब अपने गांव के लोगों को ही काम देंगे, और बाजू वाले गांव के लोगों को काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से होगा क्या, अब जैसे अगर मान लो मैं लोकल लोगों को लूंगा, ठीक है, अब जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस खोला है, सरकारी कंपनी है, पोस्ट ऑफिस मान लो है, तो अब पोस्ट ऑफिस है, तो अगर मान लो मैं एक गांव के ही किसी आदमी को ले लेता हूँ, अगर मान लो कोई गांव का आदमी है जिसको मतलब गांव के बारे में पूरा पता है, भैया किसका घर किधर है, मिश्रा जी का घर किधर है, ठाकुर जी का किधर है, वो सिंह जी का, मतलब सबका घर के बारे में पता है भैया कौन किधर रहता है। तो ऐसे टाइम पर अगर मैं लोकल लोगों को अपने कंपनी में लूंगा तो उसको पता रहेगा हाँ भाई किसका घर किधर है, तो आराम से काम हो जाएगा ना, वो आराम से जाएगा पोस्ट जिधर देना रहेगा दे देगा। तो इसलिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कोई लॉ बना सकती है कि भैया हम जो है सिर्फ अपने गांव वालों को ही काम देंगे, बाजू वाले गांव वाले को काम नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा लॉ भी बनाया जा सकता है। तो ये इसका थर्ड क्लॉज कहता है। और इस टाइम पर आप नहीं बोल सकते भैया हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस कंपनी, वो जो कंपनी खोली गई है वहाँ पर बेसिकली, तो क्योंकि उससे उसका कंपनी का फायदा होगा भैया कि वो जो आदमी रहेगा उसको उस गाँव के बारे में पूरा पता होता कि हाँ भाई कौन किधर रहता है, कौन किसका घर किधर है, तो अच्छी तरीके से फैसिलिटी दे पाए। तो इसका थर्ड क्लॉज कहता है। फोर्थ क्लॉज देखो इसका क्या कहता है। फोर्थ क्लॉज कहता है इसका कि स्टेट दैट द स्टेट में रिजर्व, यानी बेसिकली यहाँ पर बेसिकली रिजर्वेशन की बात की गई है कि देखो जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो रिजर्वेशन कर सकती है, मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो छोटी कास्ट के, जो SC ST वाले जो है हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उनके लिए कुछ सीट जो है वो रिजर्व करके रखी जा सकती है। जैसे कि रिजर्वेशन की जाती है ना जॉब्स में, कोई जैसे आपने सुना होगा या रेलवे में सीट रिजर्व रहती है SC वाले ST वाले के लिए, OBC वालों के लिए। तो ऐसे जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं। देखो आर्टिकल 16 का जो फिफ्थ क्लॉज है वो क्या कहता है। बेसिकली देखो आर्टिकल 15 का जो फिफ्थ क्लॉज है वो कहता है कि देखो कोई भी अगर मान लो स्टेट है, बेसिकली स्टेट मतलब कोई भी अगर मान लो अथॉरिटी है, जैसे अगर मान लो आप हो, आप चाहते हो भैया मैं एक मंदिर खोलना चाहता हूँ, सरकारी मंदिर रहेगा, सामाजिक रहेगा, सब लोग उसमें आ सकते हैं मंदिर में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, यानी धार्मिक एक स्थान खोल रहे हो, मंदिर खोल रहे हो, जिसके वजह से अगर आपकी मर्जी होती है, अगर मान लो कोई आदमी आता है, मान लो मुस्लिम है, और अगर आप मंदिर में आता है बोलता है भैया हमको काम दे दो आपके मंदिर में कुछ, तो आप चाहो तो उसको धर्म की वजह से काम ना भी दे सकते हो, क्योंकि आपकी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और आप चाहो तो वहाँ पर अपने ही रिलीजन के ही लोग को सिर्फ सिलेक्ट करो, ये डिमांड रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल 15 का फिफ्थ क्लॉज होता है। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते भैया इनइक्वालिटी हो रही है धर्म के ऊपर कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे को मंदिर में काम करने नहीं दे रहे, या फिर मैं छोटी जात का हूँ तो मेरे को काम करने नहीं दे रहे, ठीक है। तो वहाँ पर ये बेसिकली फिफ्थ क्लॉज ये कहता है, ठीक है। और साथ ही में ये भी है
इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें बताई गई है कि देखो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप बिल 2003, बेसिकली 2003 में जो अमेंडमेंट किया हुआ जो कहता है कि देखो अगर मान लो कोई बाहर देश का आदमी आता है हमारे देश के अंदर और वो बेसिकली मंदिर खोलना चाहता है और वहाँ पर किसी को रोकता है कि भैया तुम नहीं आ सकते या फिर तुम नहीं आ सकते, तो बेसिकली वो एक तरह से कह सकते हो कि मना रहेगा। ठीक है, बाहर देश का कोई भी आदमी रहेगा हमारे देश में मंदिर खोल नहीं सकता और खोलता भी है तो किसी को रोक नहीं सकता कि भैया तुम हमारे मंदिर में काम नहीं कर सकते या फिर तुमको नहीं लेंगे, हम बाहर देश के लोगों को ही अपनी कंपनी में काम मतलब मंदिर में काम पे रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 का 5th क्लॉज कहता है कि अगर आपने कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोला है तो वहाँ पर आप अपने ही धर्म के लोगों को लोगे, ये आप डिमांड रख सकते हो। ओके, तो बेसिकली इसका 5th क्लॉज है। ओके, आपको बस याद रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 बेसिकली कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी क्या, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था आपको मालूम ही होगा, जैसे मैंने कई बार बताया कि देखो पहले होता था जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे, जब वो मतलब उस टाइम पर कि अगर कोई छोटी जात का आदमी है, कोई दलित है, तो कुएं से पानी तक नहीं निकाल सकता था, कहीं से भी पानी पीने की आज़ादी नहीं रहती थी। भैया कहीं इधर पानी पीना रहता था, मान लो जैसे अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे तो उनको पानी पीना रहता था अपने ऑफिस में, तो कोई दूसरी जात का आदमी मतलब उससे बड़ी जात वाला आदमी जो रहता था वो पानी लेके आता था गिलास में और गिराता था और फिर वो पीते थे। ठीक है, मतलब वो खुद से जाकर पानी की छूकर पी सकते, खुद से जाकर नहीं निकाल सकते, बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो ये जो ऑबोलिशन हो रहा था उस टाइम पर, तो इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, ऑबोलिश्ड कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि अब ऐसा कोई नहीं कर सकता भैया कि हम छुआछूत दिखाएंगे, हम छोटी जात को ये करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी जो थी छोटी जात की तरह कि भैया छोटी जात वाले हमको छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, तो इसको बैन कर दिया। अब कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि भैया तू छोटी जात का मेरे को छूना मत, तो बेसिकली उसको सजा होगी। ठीक है, तो यही आर्टिकल 17 जो है वो अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब क्राइम बोला जाता है। ठीक है, तो एंड एनी वन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय द लॉ, यानी अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को करता है तो उसको पनिश किया जाएगा कानून के द्वारा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 रिमेनेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इन 1976। मतलब क्या कि देखो ये जो बेसिकली अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, बेसिकली ये जो अनटचेबिलिटी है इससे रिलेटेड कानून जो है कि भैया किसको कितनी सज़ा मिलेगी अगर कोई अनटचेबिलिटी को करता है, तो ये जो कानून है देखोगे तो ये बेसिकली 1955 में इससे रिलेटेड आर्टिकल बनाया गया था और इसको और ज़्यादा सख्त जो है वो 1976 में कर दिया गया। ठीक है, कि भैया अब जो है अगर कोई मान लो ये ऑफेंस करता है, ये क्राइम करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो उसको हम और ज़्यादा सजा देंगे, मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था 1966 में। ठीक है, तो 1955 में इसको बनाया गया था, इसके एक्ट को, अनटचेबिलिटी ऑफेंस को, कि अगर कोई मान लो अनटचेबिलिटी ऑफेंस करता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी बेसिकली देखो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे ही डाला गया था और इससे रिलेटेड जो एक्ट है यानी पेनल कोड जो है हमारा इंडियन पेनल कोड, उसके अंदर इससे रिलेटेड जो एक्ट है बेसिकली ऑफेंस से रिलेटेड कि अगर कोई ये क्राइम करता है तो उसको कौन सा मिलेगा क्राइम, बेसिकली उससे रिलेटेड क्या उसको मतलब पनिशमेंट मिलेगी, तो वो जो है 1955 में बनाया गया था बेसिकली अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। ठीक है, और इसको सख्त कब किया गया, इसको और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया गया था 1976 में। ठीक है, तो प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर द प्रिवेंटिव ऑफ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक ऑफ, मतलब इस तरह से अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हो तो वहाँ से आपको बचाता है, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो उस टाइम पर कोर्ट जो होगा, लॉ जो होगा उसे सजा देगा। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। अब आगे क्या लिखा है कि आर्टिकल 70 इज अ चार्टर ऑफ इनकम्पेशन, मतलब फ्रीडम बेसिकली। ठीक है, कि ये फ्रीडम का एक चार्टर है, चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट है फॉर 1/6 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। द इंस्पिरेशन फॉर दिस आर्टिकल कम फ्रॉम द वर्क डन बाय महात्मा गांधी एंड अदर ऑफ द अपलिफ्टमेंट हरिजन्स। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ों कहाँ से ये आइडिया आया था, तो जितने भी लोग थे जैसे महात्मा गांधी हो गए या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, जितने भी लोग मतलब ये जानते थे मतलब छोटी जात बड़ी जात के ऊपर वो समझते थे कि भैया ये जात विराद ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो समझते थे, जिसके वजह से उन्होंने ये आर्टिकल डाला, आर्टिकल 17 कि भैया ये जो है नहीं करना चाहिए समाज के अंदर। ठीक है, और उस टाइम पर देखोगे तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 1/6 जो थी वो इसके फेवर में थे कि हाँ भैया ये अच्छी बात है, हमको ये अनटचेबिलिटी रखनी चाहिए, और बाकी लोग तो मतलब 1/5 बाकी के जो लोग थे वो मतलब इसके अपोजिशन में थे, नहीं ये गलत बात है, हम ये तो करेंगे अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इसको डाल दिया गया आर्टिकल 17 को। ठीक है, तो आर्टिकल 70 क्या है, तो ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर में है कि आप किसी को भी छुआछूत कर सकते हैं, तू छूट के मेरे को छूना मत। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो पकड़ा जाते हो तो आपको लगभग देखोगे तो 1 लाख का फाइन रहता है, अभी तो हो गया 1 लाख 1.5 लाख का रहता है फाइन, और 1 साल का लगभग सजा रहता है, मे बी उससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है,
तो ये है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 है, तो ये अनटचेबिलिटी के ऊपर है। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। आर्टिकल 18 बेसिकली कहता है कि आप किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं रख सकते, जैसे पहले के टाइम पे होता था। देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो पहले के टाइम पे होता क्या था कि जो राजा महाराजा रहते थे, जो बड़े बड़े राजा रहते थे, या फिर जो बड़े बड़े मुस्लिम राजा रहते थे, तो उनके नाम के आगे ऐसे कुछ चीज़ें रहती थी कि राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे नाम रहते थे, ठीक है। कि जैसे राय बहादुर शास्त्री, जो भी नाम रहेगा वो उसके आगे लिख देते थे। मतलब नाम के पहले सरनेम की तरह लोग इस्तेमाल करते थे ये टाइटल को, ठीक है। ये इनका सरनेम नहीं रहता था, ये एज अ टाइटल इस्तेमाल करते थे कि भैया हम तो मतलब राय बहादुर बहुत बड़े राजा, ठीक है, बहादुर आदमी, बहुत बड़े राजा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। और ये खास करके आप देखोगे अंग्रेज लोगों ने इसे चालू किया था कि मतलब जो राजा महाराजा रहते थे उनके नाम के आगे ये टाइटल दे देते थे, भैया राय बहादुर, मतलब खान बहादुर, मोहम्मद, जो भी नाम रहेगा वैसे डाल देते थे, ताकि मतलब दिखे कि हाँ भाई ये आदमी सुपीरियर है, सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो ये जो टाइटल का रीति रिवाज था इसको भी अबोलिश कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया कि अब कोई भी इस प्रकार का टाइटल नहीं रख सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर बोला गया है क्या कि देखो जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेसिकली इसको खान बहादुर, राय बहादुर, ये सारी चीज ऐसे टाइटल्स जो थे इसको चालू किया था। और बेसिकली यहाँ पर और भी चीज़ें हैं इस आर्टिकल 18 के अंदर कि आप किसी भी प्रकार की, देखो कभी कभार होता है कि आप मान लो बहुत महान काम करते हो, जैसे कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है या फिर और जितने लोग हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को कई बार होता है जो देश की जो बड़ी बड़ी मतलब रहते हैं ना अवार्ड्स रहते हैं वो भी मिलते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया या फिर पद्मश्री हो गया। तो ऐसे जो अवार्ड्स होते हैं वो लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपको पद्मश्री या फिर भारत रत्न मिल जाता है, जैसे आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा नाम, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया मेरा नाम डॉक्टर, मतलब जैसे आप वो अपना नाम के आगे इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यानी मैं वो हूँ जिसको रत्न मिला था, भारत रत्न, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी तरीके की उपाधियाँ जो होती है, अवार्ड्स जो होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एज अ टाइटल की तरह, अपने नाम का सरनेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड हुआ था, एक केस भी हुआ था कि मतलब बेसिकली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जो हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी को कि फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, तो बोला गया कि ये सच है क्या, उसको लीगली हमें बोलना चाहिए कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन। तो ये भी बोला गया नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 18 क्या कहता है कि भैया हम किसी को भी इस तरह का टाइटल नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टाइटल ही हो गया ना भैया, फादर ऑफ द नेशन बोल रहे हैं, मतलब एक तरह की उपाधि दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये भी आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो लीगली देखोगे तो महात्मा गांधी को जो हम लोग बोलते हैं ना फादर ऑफ द नेशन, तो वो भी एक टाइप से गलत ही, हम गलत बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो आर्टिकल 18 यही कहता है बेसिकली आप किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं रख सकते। अगर आपको मान लो बाहर देश से कोई टाइटल मिलता है, ठीक है, जैसे आप अगर पाकिस्तान में देखो निसारे पाकिस्तान, ठीक है, बेसिकली वहाँ का सबसे बड़ा उपाधि है, तो वो देखो वो इंडिया के काफ़ी सारे लोगों को टाइटल मिला है, ठीक है। तो बेसिकली बाहर अगर मान लो बाहर देश से आपको कोई अवार्ड मिलता है, तो ऐसे टाइम पे आपको अपने देश की बेसिकली पूछना पड़ता है अपने देश से कि हमको ये, मैं अपना ये अवार्ड ले सकता हूँ, अपने देश में ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप लेके आ सकते हो और रख सकते हो अपने पास में, ठीक है। और अगर आपके देश में आपको कोई अवार्ड मिलता है, जैसे भारत रत्न मिल गया, तो ऐसे टाइम पर आप उसको एज अ टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते भैया कि मेरे को भारत रत्न मिला है तो अपना नाम के आगे लिख दो भारत रत्न एक्स-रे ब्रांड, ठीक है। आप इस तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो ये बात बोली गई है। सो बेसिकली ये ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों टाइटल नहीं रखना चाहिए। टाइटल नहीं रखने का मेन बेसिकली मकसद यही रहता है, क्योंकि देखो टाइटल रखने से होता क्या है कि एक आदमी अगर जैसा आप कोई राय बहादुर है, ठीक है, नाम के आगे राय बहादुर है, तो लगता है भैया ये तो बहुत मतलब राजा महाराजा है, और हमारे नाम के आगे कुछ नहीं था, हम फकीर आदमी, ठीक है। तो एक डिफरेंस दिखा देता है, इक्वालिटी नहीं दिखाता है। इसकी वजह से ये बेसिकली इसको अबलिश कर दिया गया कि आप कोई भी ऐसा टाइटल नहीं रखेगा, ओके। सो मे बी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में आर्टिकल 14 से 18 तक। अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है या फिर कोई आर्टिकल आपको नहीं समझ आया या फिर यहाँ पर आपको कोई चीज़ बाय चांस मुझसे मिस हो गई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जब भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली वो राइट टू फ्रीडम के ऊपर है। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोग के साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन रह जाता है या फिर कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप चाहो तो हमारे
इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इसको। दोनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब बेसिकली 2-3 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो। मे बी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो आ गई होगी, इसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी फाउंडेशन कोर्स की, तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है राइट टू फ्रीडम वो आ गई होगी, तो यहाँ पर एक बार देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।